Assalamualaikum. I'm your biology teacher, and today we are going to discuss the remaining component of the human food, in which we are going to discuss the role of the water in our human body. Then we are going to discuss the last component of the human food, which is dietary fiber, what are the resources, then the type on the basis of their solubility in the water, and the importance in our diet and in our body, which kind of the role they are going to play in our body. And then we are going to discuss the balanced diet, which is necessary for the normal growth and the development and for the maintenance of the physical activities in our body. And then on the basis of the body requirement, or on the basis of their age, gender, and the activities, which kind of the balanced diet should need to be taken to for the normal growth and the according to the fulfillment of body requirement. And today we are going to discuss this topic in a very much detailed way. First, we are going to discuss the role of water in our human body. First, the brain is consist of about 90% of the water. ब्रेन में याद रखिएगा कि ब्रेन और स्कल के बीच में हमारे पास फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, और उस फ्लूइड में हमारे पास वाटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जब भी हमारे पास किसी किस्म की ब्रेन इंजरीज होती है तो ये हमारे पास लिक्विड, ये किसी एक्सीडेंट में किसी वजह से शॉक के नतीजे में ये जो हमारे पास लिक्विड है ये एज अ शॉक एब्जॉर्बेंस करते हुए इंजरीज़ के इम्पैक्ट को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो काफ़ी हद तक जो ब्रेन जो डैमेज है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको फिज़िक्स की ज़ुबान में आप लोग डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम करता है। इसके अलावा ब्रेन हमारे पास ब्रेन में हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं उनके और उनके सराउंडिंग मीडिया जो है उन सब में वाटर के अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाटर के अमाउंट हमारे बॉडी के में एक स्पेसिफिक अमाउंट में होती है। जब इसकी अमाउंट ज़्यादा एक्सीड कर जाए, ऐसी कंडीशन में बॉडी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करता, और ऐसे कंडीशन में आपके पास अगर ये ब्रेन में ज़्यादा हो जाए तो या आपके ऑर्गन्स के सराउंडिंग एरिया में इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो वो उस ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। और सम टाइम हमारे पास अगर ब्रेन के सराउंडिंग एरिया में अगर वाटर की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से ब्रेन के सेल जो है वह ऐसे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो वाटर के अमाउंट है हमारी बॉडी के स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है, और हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंगली के किडनी उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करती है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर को रिमूव किया जाता है, के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन किया जाता है स्पेसिफिक लेवल पे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनटू द सेल, डेफिनेटली इसमें जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड के कंपोजिशन में जो हमारे पास वो जो वाटर है उसके एज अ मेन कंपोनेंट एक्ट करता है। और चूँकि अगर ये वाटर के अमाउंट कम हो जाए, इसके अलावा वाटर के अगर गौर करें केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मालिक्यूल्स अगर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं और वो मालिक्यूल्स में एटम्स अगर एक दूसरे से डिफरेंट हो तो हमारे पास एटम्स के ऊपर पोल्स जनरेट होते हैं। तो वाटर हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बेसिस पे वो बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स को प्लस आयनिंग कंपाउंड जैसे सॉल्ट्स हैं, NaCl है, उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है, अपने अंदर हल कर लेता है। तो डेफिनेटली वाटर जहाँ जहाँ भी जाएगा वो अपने साथ उन न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ मूव करते हैं। इसके अलावा फूड के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स पढ़े थे हम लोगों ने, इसी तरह से प्रोटीन्स की कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं। सॉल्ट्स हमें पता है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। और हम लोगों ने मिनरल्स के डिफरेंट रोल्स पढ़े थे, इसमें चाहे आयरन के हम लोग के देखें या कैल्शियम के रोल्स को देखें, फास्फोरस के रोल्स को देखें, इन सब में जो की ट्रांसपोर्टेशन में वाटर है वो हमारे पास मेन रोल प्ले करता है। मॉइस्चराइज द एयर इन अवर लंग्स, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से कि जब भी आप ब्रेथ आउट करते हैं यानी कि सांस जब बाहर की तरफ निकालते हैं और सामने एक शीशा रखें तो आप देखते हैं कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे एयर वे है, जितना भी हमारे लंग्स के अंदर हमारे पास एयर पैसेज वे है, उन सब के अंदर सबको ये मॉइस्चराइज करता है, उसको गीला रखता है,
ताकि अगर वहाँ पे जो जर्म्स है उनको हमारे पास जो है वो उस म्यूकस के थ्रू उसको रिमूव करने में हेल्प कर सके। अगर वो हार्ड हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया या आपकी जो वायरसेस हैं वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसी तरह से लंग्स जो हमारे एयर पैसेज वे है उसको मॉइस्चर रखा जाता है ताकि जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपके जो जरासीम हैं वो उसके साथ ट्रैप हो सके और फिर आपके जो लंग्स हैं उसको वो अपर ट्रैक की तरफ पुल करते हैं, जिसके नतीजे में या तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ चला जाता है या आप उसको नाक या आप जो है अपनी ज़ुबान के थ्रू उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड हमारे पास जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो हेल्प विद आवर मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हैं। हम लोगों ने फूड की डाइजेशन में अगर अपने जहन में लिख रहे हैं 8th क्लास में, तो जब भी आप फूड को कंज्यूम करते हैं तो फर्स्ट में आपके पास फिजिकल ब्रेक डाउन के लिए आप च्यूइंग करते हैं, दांतों के ज़रिए से उसको तोड़ते हैं, तो उसको जो आप सलावा प्रोड्यूस करते हैं तो वो सलावा उसको मॉइस्चराइज करता है। तो सलावा डेफिनेटली लिक्विड है तो डेफिनेटली उसके अंदर वाटर के अमाउंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, वो उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि एसोफेगस के थ्रू वो इजीली पास ऑन हो सके। फिर हमारे पास जो स्टमक है, स्टमक उसके अंदर वाटर को डिफरेंट कंपोजिशन के थ्रू या हम डिफरेंट फॉर्म में उसको ऐड कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, और फूड के तौर पे भी आप उसको एज अ कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो फूड वगैरह के ब्रेक डाउन में और हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये एज अ कंपोनेंट एक्ट करता है प्रोडक्ट वगैरह के, प्रोडक्ट की सिंथेसिस में। तो इसी वजह से कहते हैं हेल्प विद आवर मेटाबॉलिज्म में। प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स, डेफिनेटली अभी हमने जैसे ब्रेन्स के बारे में बात की थी कि जैसे कि ब्रेन के सराउंडिंग में हमारे पास फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो हमारे पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनके इर्द के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन और ऑर्गन के बीच में फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं। उन फ्लू जो ऑर्गन्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में उनकी हेल्प करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हुए ऑर्गन को किसी किस्म के जो फ्रिक्शन के बेसिस पे जो डैमेजेस हो सकते हैं उन डैमेजेस को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद है हेल्प आवर ऑर्गन्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बेटर। डेफिनेटली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है कि जितना आपका जो फूड है उसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर मूव करते हैं। इसके अलावा मसल कंसिस्ट ऑफ 75% वाटर है, तो उसका मतलब मेन कंपोनेंट कंपोजिशन में मेन कंपोनेंट हमारे पास वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज आवर जॉइंट, हमारे पास जो नी जॉइंट है या एंकल्स या फिंगर्स के जितने जॉइंट्स हैं उन सब के एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट के बीच में भी हमारे पास लुब्रिकेंट एग्जिस्ट करता है और उसकी सॉलिडिफिकेशन के नतीजे में हमारे जो जॉइंट है वो इमूवेबल हो जाता है, आप उनको हरकत नहीं दे पाते, पेनफुल हो जाता है मूव करना उनको। ये बाज़ दफ़ा वो इतना हार्ड हो जाता है वाटर के अमाउंट की डेपोजिशन की वजह से। बाज़ दफ़ा वाटर की अमाउंट कम होने की एक वजह ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कैल्शियम के जब फूड आप लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी जो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। और बाज़ दफ़ा हमारे पास जो आपकी कार्टिलेज है उसकी फ्रिक्शन, चूँकि लाजम बात है कार्टिलेज दोनों बोन्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है बोन के एजेस को, तो उसके फ्रिक्शन के नतीजे में जैसे जैसे वो ऐसा डिकम्पोज हो रही होती है, ब्रेक डाउन हो रही होती है, इसी तरह से वो लुब्रिकेंट जो है वो इतना थिक हो रहा होता है और हमारे जो फिज़िकल मूवमेंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। बोन कंसिस्ट ऑफ 22% ऑफ द वाटर है। डिटॉक्सिफिकेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास याद रखेगा जिस तरह से हम कहते हैं कि जहर के असर को कम करने के लिए, जैसे अब चीनी है, चीनी को पानी के अंदर मिलाते हैं तो जितने आप पानी की मिकदार ज़्यादा करेंगे चीनी की तासीर उतनी ही कम होती है। इसी तरह से आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पे भी वाटर को यूज़ किया जाता है। और बाज़ दफ़ा आपने ये भी देखा होता है कि अगर आप कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाए तो आपकी बॉडी का फर्स्ट मैकेनिज़्म ही यही होता है कि उसको वॉमिट के थ्रू या लूज़ मोशन के थ्रू उस हार्मफुल मटेरियल को आपकी बॉडी से जितना जल्द हो सके उसको रिलीज़ किया जाए। अगर उसके बावजूद भी अगर वो किसी वजह से एब्जॉर्ब हो जाए किसी तरह से तो लीवर उसको रिमूव करता है, फिर उसके अंदर वाटर के अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि जो उसकी जैसे मैंने अभी कहा कि चीनी के असर को कम करने के लिए आप पानी की मिकदार ज़्यादा बढ़ा दे तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम स्वीट होगा। तो इसी तरह से आपके पास अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है और उसके अंदर वाटर के अमाउंट आप ज़्यादा कर देंगे तो चूँकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो आयनिक कंपाउंड को भी डिज़ोल्व करता है, कोवलेंट कंपाउंड मेजॉरिटी कोवलेंट कंपाउंड्स को भी अपने डिज़ोल्व करते हैं, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है।
इसके अलावा ब्लड के कंपोजिशन में 83% वाटर को एग्जिस्ट करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर में हमारे पास वाटर का बहुत ज़्यादा रोल है। जब भी टेम्परेचर एक्सीड करता है मैक्सिमम आपके पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे कंडीशन में आपकी स्किन के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो आपके पास स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपके स्वेट ग्लैंड्स स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं तो स्वेटिंग के नतीजे में रिलीज़ होने वाले वाटर के अंदर आपके पास सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है स्वेटिंग के प्रोसेस में सॉल्ट के अमाउंट को भी आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट किया जा रहा है, उसके अमाउंट को मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा जब वाटर आपकी स्किन के ऊपर आता है तो आपने देखा हो कि जैसे बिजली चली जाती है और उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर स्वेटिंग के नतीजे में गीले हो जाते हैं और पंखा एकदम से चलता है तो आपको एकदम से एक ठंडी लहर सी महसूस होती है। ये वजह यही है कि जब भी एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में एवेपोरेट हो जाते हैं। तो स्वेटिंग के नतीजे में अब जैसे ही आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आपकी बॉडी को लीव करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। तो अगर इर्द गिर्द के टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से एक्सीड कर रहा है और आपकी बॉडी ने मस्त 37 सेंटीग्रेड को मेनटेन करना है तो वो स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी को कूल डाउन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वाटर का हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इस इम्पोर्टेंट रोल को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप टेबल को गौर करें तो हमारे पास आमतौर पे फ्रेश वाटर आपके पास पूरे अर्थ पे सिर्फ 3% मौजूद है, जबकि 97% आपके पास ओशन। और अब वो 97 में जो 3% आपके पास फ्रेश वाटर मौजूद है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो आपके पास आइस कैप्स की या ग्लेशियर की फॉर्म में भी है जो कि 68.7% बनाता है। ग्राउंड वाटर में आपके पास मौजूद है जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, वो 30.1 है। अब ड्रिलिंग के प्रोसेस के नतीजे में आप उसको डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको सरफेस एरिया में यूज़ नहीं कर सकते। सरफेस एरिया में जो आपके पास 0.9% है और 0.9% में 87% आपके पास लेक और जबकि 11% आपके पास स्वैम्प, जबकि 2% आपके पास रिवर में एग्जिस्ट करते। तो उसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 0 यानी कि वो 3% जो आपने कहा था उसका 0.9, फिर उसका जो 0.3% है उसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसी वजह से फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज चूँकि हमारे लिए पहले ही परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से वाटर को जितना ज़्यादा रिसाइकल किया जा सकता है रिसाइकल कीजिए और उनको वेस्ट करने से आपको मना किया जाता है। सेकेंड टॉपिक हमारे पास डाइटरी फाइबर हमारे पास है। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट, मिनरल, वाटर को डिस्कस करने के बाद ये लास्ट डाइटरी फाइबर हमारे पास टॉपिक है। डाइटरी फाइबर आपके प्लांट सोर्सेज बेस पे वो कंपोनेंट है जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आमतौर पे जो डाइटरी फाइबर है वो हमारे पास फ्रूट और सीड्स के हमारे पास आमतौर पे जो रैपिंग हमारे पास जो या अपर लेयर जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर जो ये स्किन है हमारे पास वो डाइटरी फाइबर पे एग्जिस्ट करते हैं। डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है जिसको आमतौर पे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। ये याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे हम डाइटरी फाइबर को एग्जिस्ट करते हैं। जो कि डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हुए दो इम्पैक्ट कॉज करेगा। या तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में लेने के बाद चूँकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फूड के इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के इतना बेस्ट सोर्स नहीं है डाइटरी फाइबर, तो ऐसे कंडीशन में आपको फुलनेस फील होगी। और चूँकि ये आपके डाइटरी फाइबर चूँकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहते हैं तो वहाँ पे मटेरियल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे कि हमारे पास कितना हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, आप डाइटरी फाइबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 1 इज़ अ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, सेकेंड इज़ अ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स में जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं याद रखिएगा कि वो आप फुल फिलिंग इफेक्ट बॉडी के अंदर कॉज करेंगे, जबकि इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर को जब भी आप कंज्यूम्स करेंगे ये लेग्जेटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। मीन ये आपके फूड और जो आपकी इन जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें आपके पास इंटेस्टाइन आती हैं, आंतें आती हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करेगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर फूड मूव कर रहा है फॉरवर्ड और डेफिनेटली उसको पुश करने के लिए जो आपके इंटेस्टाइन की वॉल हैं वो उसको डेफिनेटली स्क्वीज़ होती हैं, दबती हैं, तो आपका फूड आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसे लेग्जेटिव एजेंट आप कम लेंगे तो डेफिनेटली आपके फूड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन
और लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स को रैप्चर करना शुरू कर देती हैं। एक दफ़ा आपके प्रोटेक्टिव लेयर रैप्चर हो जाए तो डेफिनेटली ब्लीडिंग कॉज हो जाए ना, वहाँ पे इन्फेक्शन, जो इंजरीज, जो आपका नेक्रोसिस के प्रोसेस से आपने कॉज की, एक्सीडेंटल डेथ कॉज हुई है सेल की, डेफिनेटली वो सराउंडिंग सेल्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो वुंड जनरेट हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस वहाँ इफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, और ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा स्वेयर भी हो जाता है, उस पोर्शन को बाज़ दफ़ा हमें कट ऑफ भी करना पड़ जाता है। तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में ये लग्जेटिव एजेंट जो है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि किसी किस्म की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास इंजरीज कॉज ना हो। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो सॉल्युबल्स, आपके पास डाइटरी फाइबर की जो रिसोर्सेज है वो ओटमील, लेंटिल्स है, एप्पल्स, ऑरेंज, नट्स, फ्लैक्स सीड्स, बीन, ट्राइड पीस, कुकम्बर, कैलोरी और एंड कैरेट है। दूसरी साइड पे इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में बार्ले है, कॉन्शियस है, ब्राउन राइस है, जिंचनी है, ब्रोकली है, कैबेज है, ग्रीन बीज हैं, डार्क लीफली वेजिटेबल्स हैं, रूट वेजिटेबल स्किन्स हैं, याद रखिएगा। यानी कि अगर पोटैटो है तो उसकी जो स्किन है वो आपके पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, ये आपके फूड पार्टिकल्स को मूव करवाती है। ये जब भी इसकी ब्रेक डाउन होती है, पार्शली ब्रेक डाउन के नतीजे में जेल की फॉर्मेशन करते हैं, और वो जेल जो है वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है, एज अ लैक्सेटिव एजेंट एक्ट करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। जबकि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जितना डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन होगा उतने ही आपके पास कंपोनेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कम एब्जॉर्ब होंगे, और इसी वजह से आपके अंदर बॉडी के अंदर फुल फिलिंग की जो आप सेंसेशन है वो कॉज होती है। अब डाइटरी फाइबर्स में हमारे पास वर्किंग के लिहाज से और जो उनकी फंक्शनैलिटी है बॉडी के लिहाज से, उसको उसकी बेसिस पे आपके पास ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जिसमें आपके पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में जो आपके पास नॉन सॉल्युबल सेलुलोज है, यानी कि अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके बाद उसको वाटर के अंदर करते हैं तो आप वो डिज़ोल्व चूँकि नहीं होते हैं, वो पार्टिकल को आप थोड़ा सा के दूर के लिए रखेंगे तो वो बीकर के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, किसी भी बर्तन के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, फूड के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं कि जल्द से जल्द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड मूव ऑन करे, और मूव ऑन करने की वजह से आपके पास कार्सिनोजेनिक एजेंट जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, अगर कोई ऐसा एजेंट टॉक्सिक मटेरियल चला गया है तो इन डाइटरी फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से वो वहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं करता। जितना आपके पास ऐसे एजेंट कम स्टे करेंगे आपके अंदर बॉडी के अंदर, वो इतना ही कम इंजरीज को कॉज करेंगे या वो इन चीज़ को कॉज करेंगे। इसके अलावा एड्स बिल्क टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, डेफिनेटली जो आपके पास कॉन्स्टिपेशन है उसको कम करने के लिए भी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर चूँकि जेल के फॉर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं। इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर्स हैं डेफिनेटली चूँकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं तो डेफिनेटली वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद जेल की फॉर्मेशन करेंगे, चूँकि जेल जो है वो डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है तो आप फुल फीलिंग फील करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको और मज़ीद फूड की कंजप्शन की डिमांड नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो डेफिनेटली आपका नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है, और आपके पास डाइटरी फाइबर जो है वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को किसी वजह से भी एलिवेट, मतलब चेंज नहीं करते, उसको इंक्रीज़ नहीं करते। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने के लिए भी डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी एस्पेक्ट से फुलफिलिंग इफेक्ट की वजह से आपका वेट लॉस होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, डेफिनेटली चूँकि वो फूड को मूव करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स या बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत पैथोजेनिक हैं और वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, उनको मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, आपकी बॉडी से रिलीज़ करने में। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस को से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रिवेंट डेफिनेटली आपके पास चूँकि फुलफिलनेस एक इम्पैक्ट सेंसेशन कॉज करता है, तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में फूड मज़ीद फूड की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर चूँकि लेस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता। डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा क्योंकि मज़ीद फूड की डिमांड नहीं है, फुलफिलनेस का आपके इम्पैक्ट सेंसेशन कॉज हुई है, तो डेफिनेटली आप फूड मज़ीद कंज्यूम
नहीं करते। इसके अलावा कंस्टिपेशन अगर आपके बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप सॉल्युबल डाइटरी फाइबर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करके भी कॉन्स्टिपेशन से डेफिनेटली रिलीफ हासिल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्ट प्रॉब्लम, डेफिनेटली जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज़ होगा तो किसी वजह से भी आपके पास आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लॉकेज कॉज नहीं होगी, आपके हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो डेफिनेटली जितने भी हार्ट और हार्ट रिलेटेड जितने डिजीज़ हैं वो उसकी प्रिवेंशन में मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क ऑफ पैरालिसिस, डेफिनेटली जब आपके पास आर्टरीज की डिजीज़ कॉज होंगी तो डेफिनेटली ब्रेन हैमरेज की चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि ब्रेन हैमरेज होंगी या किसी ऑर्गन को ब्रेन जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, ऐसी कंडीशन में पैरालिसिस कॉज होगा। तो उसके लिए तो चूँकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो पैरालिसिस के जो चांसेस हैं उनको भी ये डिक्रीज़ करेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम द पाइल्स, डेफिनेटली आपके पास जो इंजरीज हैं उनको रिड्यूस करते हुए ब्लड वगैरह आपकी बॉडी से जो रिलीज़ होता है और इन्फेक्शन हैं उसके चांसेस को ये रिड्यूस करता है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ द डायबिटिक्लिस, यानी कि डेफिनेटली वो पेन जो आपके पास कॉज होता है बाज़ दफ़ा हार्ड फीकल मटेरियल के मूवमेंट की वजह से और उससे रिलेटेड आपके पास इश्यूज़ की वजह से, तो डेफिनेटली उसको रिड्यूस करता है। स्किन को आपको स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसकी, चूँकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स उस फूड और फ्रूट के साथ आप कंज्यूम करते हैं उसके, तो उसके इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ स्किन के से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इम्फेक्ट कॉज करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ द गॉल स्टोन, डेफिनेटली आपके जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर आपके पास जो स्टोन कॉज होते हैं उसके जो चांसेस है उसको रिड्यूस करता है। किडनी स्टोन के चांसेस को भी डेफिनेटली आपके पास रिड्यूस करता है, क्योंकि फूड जो आपके पास फूड पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से जल्द रिलीज़ कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली, और साथ में जो कि वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करता है जल के फॉर्मेशन के लिए, तो वाटर सॉल्युबल आपके पास जो मिनरल्स हैं उनको भी जो कि आपकी बॉडी से भी रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है। तो कैल्शियम के बहुत ज़्यादा अमाउंट लेने के बावजूद भी आपके पास किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो कॉज नहीं होंगे अगर आप डाइटरी फाइबर हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड द कोलन कैंसर से भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बैलेंस डाइट आपके पास वो डाइट है जो कि जिसके अंदर तमाम तर फूड कंपोनेंट एडिक्वेट अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी के फिज़िकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें मंथली वाइज आपके पास यहाँ फ्लो चार्ट बैलेंस डाइट का शो किया गया है, जिसके मुताबिक आपको वो वेजिटेबल्स बताए गए हैं और वो फ्रूट्स वगैरह बताए गए हैं जिनको आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे यूज़ करें तो वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। वाटर आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कंज्यूम करना होगा, क्योंकि वाटर आपके पास टेम्परेचर को मेंटेन करने में, यूरिन को जिसमें यूरिया एग्जिस्ट कर रहा है उसको आपकी बॉडी से रिलीज़ करने में जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वाटर यूज़ हो जाता है। इसके अलावा वाटर आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करते हुए प्रोडक्ट की सिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी वजह से आप खुराक के बगैर तो आप के महीने रह सकते हैं, लेकिन आप पानी के बगैर जो है वो 3 से 4 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, और ऐसी कंडीशन इससे ज़्यादा आप ज़िंदा नहीं रह सकते। दूसरी कंडीशन में आपके पास हमेशा याद रखिएगा, चूँकि आपके पास जो वो फूड सोर्सेज जो कि डायरेक्टली प्लांट से हैं वो आपकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जबकि आपके पास एनिमल सोर्स से आने वाले फूड्स आपकी वीकली बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्वीट्स को याद रखिए कि जितना कम इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आपके पास सुक्रोज़ आपके पास वैसे ही है, स्टार्च कंपोनेंट आप वैसे ही कंज्यूम कर रहे हैं जब आप वेजिटेबल्स को या किसी किस्म के भी ओट्स को या सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो अपनी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनाता ही शुगर्स के कंपोनेंट्स हैं। तो लिहाजा स्वीट्स को आप सेपरेटली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अमाउंट को जितना रिड्यूस कर सकते हैं आप उसको रिड्यूस करेंगे। जबकि मीट जो है वो मंथली बेसिस पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन आपकी बॉडी को कम अमाउंट में लेकिन चाहिए ज़रूर है, तो इसी वजह से प्रोटीन जो है वो आप मंथली बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस इन डाइट ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर एंड एक्टिविटीज़ में आपके पास चूँकि सबसे ज़्यादा अगर गौर किया जाए आपके पास बेबीज़ में हाई अमाउंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। डेफिनेटली आपकी बॉडी बच्चे की बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम को फॉर्मेशन कर रही है,
इम्यून सिस्टम के अलावा फॉर्मेशन के अलावा बहुत सारे डिजीज़ के साथ इनकाउंटर होता है, यानी कि मिट्टी के साथ खेलना या कोई चीज़ का गिर जाना उसको मुंह में ले लेना। तो ऐसी कंडीशन में इम्यून सिस्टम के और इन्फेक्शंस के साथ भी उनको फाइट करना होता है। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में जो आपको प्रोटीन और लिपिड कंटेंट पे बेस पे आप फूड की कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, यानी कि वो फूड जिसके अंदर मिनरल्स जैसे कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा होता है कि वो बोन वगैरह की डेवलपमेंट कर सके। आपके पास डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में ऑयल और आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हो, क्योंकि बॉडी ने ग्रोथ भी करनी है फास्ट रेट में। इसके अलावा जो आपके पास जेंडर बेस में है उसमें आपके पास फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट में के लिहाज से अगर देखा जाए आपके पास स्पेशल में, तो उसके लिहाज से और मिनरल के बेसिस पे फीमेल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो फीमेल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैल्शियम जो मिनरल्स है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जबकि दूसरी कंडीशंस में अगर मेल्स की तरफ देखा जाए तो उनकी जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा उनके बेसिस है, उनके ग्रोथ के बेसिस पे, उनके मसल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बेसिस पे आपके पास मेल्स के लिए जो बैलेंस डाइट में प्रोटीन बेस जो फूड कंटेंट है वो आपके ज़्यादा अमाउंट में कंजप्शन है। दूसरी आपके पास है कि आफ्टर जी मैच्योरेशन के बाद जब डेफिनेटली प्रेगनेंसी आ जाती है, लैक्टेशन आ जाती है, जिसमें डेफिनेटली आपके पास फीटस जो है वो अपनी मदर पे कम्प्लीटली डिपेंड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो हेल्थ है उसमें आपके पास प्रोटीनिश और कैल्शियम बेस अमाउंट जो फूड है उसकी कंजप्शन को हाई कर दिया जाता है, ताकि मदर के बॉडी से अगर कैल्शियम को से अगर रिसीव किया जा रहा है या आयरन को रिसीव किया जा रहा है ताकि फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। फीटस आपके पास ह्यूमन बेबी है बिफोर बर्थ, डेफिनेटली अगर बिफोर बर्थ अगर ह्यूमन बेबी है उसको ये लिए वर्ड आप फीटस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उस फीटस की डेवलपमेंट के लिए आपको आयरन, आपके पास कैल्शियम, आपके पास बोन्स ब्लड वगैरह की फॉर्मेशन के लिए आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड एज की तरफ अगर हम मूव करें तो चूँकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो डिक्लाइन फेज़ की तरफ चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो फैट डिपेंडेंट फूड जो है उसको आपको रिड्यूस करना होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट को रिड्यूस करना होगा। हाँ, मिनरल की अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपके पास बोन्स वीक होना शुरू हो जाते तो कैल्शियम बेस्ड फूड को आप इन्हांस कर सकते हैं ताकि आपके बोन्स वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर आप फैट की डेपोजिशन ज़्यादा कर देंगे या अगर आप शुगर कंटेंट वगैरह बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो है वो शुगर और आपके पास बीपी वगैरह के इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कि हर एज जेंडर के लिहाज से और बॉडी की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिहाज से हर एक बॉडी के जो बैलेंस डाइट का चार्ट है वो एक दूसरे से वेरी करता है। लाजमी नहीं कि एक बंदे का जो बैलेंस डाइट है वो आपके लिए भी बैलेंस ही हो सकता है वो आपके लिए इनएडिक्वेट हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना करता हो। तो उसके लिए आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जिनके साथ आप मशवरा करके कंसल्ट करके आप अपने लिए जो फूड चार्ट है आप उसको बना सकते हैं। आज के टॉपिक के लिहाज से, होम टास्क के लिहाज से जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 6-7, जबकि आपके पास एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को आप लोगों ने कंप्लीट करना है जो कि आपके इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग क्वेश्चन नंबर 1 है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉपिक के एक्सरसाइज के बिल्कुल एंड पे जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।